नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स WAVES 2025 का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फॉलोअर्स की कम होती संख्या के कारण आत्महत्या कर ली। कैंसर के इलाज में नवीन CAR-T थेरेपी के आशाजनक परिणाम सामने आए। उड़ीसा सरकार ने शहरी गरीबों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग पहल शुरू की। गुंडारम शिलालेखों से सातवाहन काल के नए तथ्य सामने आए हैं। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स WAVES 2025 का उद्घाटन किया गया। वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को भविष्य की GDP में वृद्धि, नवाचार और समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली चालक के रूप में रेखांकित किया। वेव्स का लक्ष्य 2029 तक $50 बिलियन का बाजार तैयार करना है। इससे वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं, शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने रचनात्मक क्षेत्र के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT स्थापित करने की घोषणा भी की। इसकी स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा FICCI और CII के साथ रणनीतिक साझेदारी में की जाएगी। साथ ही इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई है। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में। क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। यह आर्थिक समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान एवं क्षमता पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है। इसमें मीडिया और मनोरंजन, विज्ञापन एवं मार्केटिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी यानी AVGC, XR आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसके वैश्विक महत्व पर जोर देते हुए वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी की स्थिति देखें तो ये पहले से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। ये भारत के GDP में $30 बिलियन का योगदान देती है और 8% कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है। इसके अलावा क्रिएटिव एक्सपोर्ट सालाना $11 बिलियन से अधिक है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता और बाजार पर एकाधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों की सीमित डिजिटल पहुंच और औपचारिक वित्त पोषण की कमी आदि इस क्षेत्र की राह में रुकावटें हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने कई ठोस पहले शुरू भी की हैं, जैसे कि क्रिएटिव इकोनॉमी फंड। सरकार ने $1 बिलियन के क्रिएटिव इकोनॉमी फंड की घोषणा की है। दूसरा, ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी यानी AIICE। इसे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत के रचनात्मक उद्योगों की विशाल क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और आखिरी है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, कि भारत में नवाचार और ऑनलाइन रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के कार्य को मान्यता देता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs को कृषि, निवेश और निर्यात जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़ते हुए उन्हें देश की विकास यात्रा के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में महत्व दिया गया है। आइए MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में क्या चुनौतियां हैं, ये जान लेते हैं। पहला है औपचारीकरण। ILO 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र में MSMEs की हिस्सेदारी लगभग 90% है। फिर है वित्त की कमी। क्रिसिल के अनुसार सीमित औपचारिक ऋण और उच्च जोखिम की संभावना के कारण MSMEs को 80 लाख करोड़ रुपए के ऋण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा है कौशल की कमी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO 2023 के अनुसार ज्ञान आधारित रोजगार में लगभग 13% से 3.9% की गिरावट हुई है, जो MSMEs की नवाचार और विकास क्षमता को प्रभावित कर रही है। चौथा है आंकड़ों का अभाव। MSMEs से जुड़ी नौकरियों, निर्यात और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विश्वसनीय एवं विस्तृत आंकड़ों की अनुपलब्धता प्रभावी नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बनती है। यहाँ तक कि उद्यम डेटाबेस में भी विस्तृत जानकारी का अभाव है। इससे नीतिगत निर्णयों में बाधा आती है। इसके अलावा MSMEs को कम उत्पाद विविधता, पुरानी तकनीक और विनिर्माण में बहुत कम मध्यम आकार की फर्म, मिसिंग मिडिल जैसे अन्य मुद्दों से जूझना पड़ रहा है। आइए अब MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु उपाय भी जान लेते हैं। इसमें पहला है वित्तीय सुलभता।
जिसके तहत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMS में सुधार, NBFCs को समर्थन प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय सब्सिडी मानदंडों को आसान बनाया गया है। अगला है कौशल प्रशिक्षण। औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों MSMEs के मालिकों के लिए वित्तीय साक्षरता और व्यवसायिक कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा है डेटा। बेहतर नीति निर्धारण के लिए उद्यम पोर्टल को विस्तृत क्लस्टर वार और राज्य स्तरीय डेटा के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए। चौथा है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। लघु फर्मों के लिए लक्षित नीतियां बनाना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कोलैबोरेशन IFC को मजबूत करना चाहिए। हालांकि MSMEs को भारत की आर्थिक समृद्धि के अहम स्तंभ के रूप में देखते हैं, अतः इसके योगदानों को देखें तो भारत के GVA में हिस्सेदारी 2020-21 से 2022-23 तक 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गई है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45.7% योगदान हुआ है। अंत में है MSME में निर्यात वृद्धि, जो निर्यात 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2024-25 में बढ़कर 12.39 लाख करोड़ रुपए हो गया है। MSMEs को उनके निवेश और वार्षिक टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि किसी उद्यम में अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है और उसका वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक या उससे कम है तो उसे सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाता है। लघु उद्यम वे होते हैं जिनमें 25 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक होता है। वहीं मध्यम उद्यम की श्रेणी में वे व्यवसाय आते हैं जिनमें निवेश की सीमा अधिकतम 125 करोड़ रुपए तक होती है और उनका वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फॉलोअर्स की कम होती संख्या के कारण आत्महत्या कर ली। लोकप्रिय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मिशा अग्रवाल ने अपने फॉलोअर्स की संख्या में गिरावट के कारण भावनात्मक रूप से संघर्ष करते हुए आत्महत्या कर ली। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना बाहर से जितना ग्लैमरस और आकर्षक दिखता है, अंदर से उतना ही चुनौतीपूर्ण और मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका पहला कारण वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच का अंतर है, जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बड़ा तनाव पैदा करता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति होना ग्लैमरस, उपहारों, स्पॉन्सर्ड ट्रिप एवं प्रसिद्धि से भरा हुआ लगता है। हालांकि इन्फ्लुएंसर के लिए हमेशा ऑनलाइन रहना एक पूर्णकालिक पेशा है। लगातार पोस्ट करने, जुड़ने और प्रदर्शन करने का दबाव गोपनीयता को खोने, थकान एवं चिंता का कारण बनता है। दूसरा, मान्यता और ऑनलाइन सूक्ष्म परीक्षण का दबाव। इन्फ्लुएंसर्स को लाइक, कमेंट एवं फॉलोअर्स हासिल करने तथा अपने आत्मसम्मान को सोशल मीडिया की लोकप्रियता से जोड़ने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि ट्रोलिंग, दुर्व्यवहार और आलोचना के माध्यम से नकारात्मक फीडबैक गंभीर भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा, विषाक्त तुलना का जाल। सावधानीपूर्वक एडिटेड और क्यूरेटेड कंटेंट से घिरे रहने से जीवन शैली, रिश्तों को निभाने आदि के संबंध में हानिकारक सामाजिक तुलना हो सकती है। विभिन्न अध्ययनों ने इसे इन्फ्लुएंसर्स एवं उनके दर्शकों के बीच अवसाद और चिंता के उच्च स्तर से जोड़ा है। चौथा, इन्फ्लुएंसर के करियर को लेकर हे भावना। कई इन्फ्लुएंसर्स ये महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता है या उनकी आलोचना की जाती है क्योंकि उनके पेशे को हमेशा गंभीरता से नहीं लिया जाता। जैसे जैसे अधिकाधिक जीवन ऑनलाइन होता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समझना तथा उनका समर्थन करना अत्यंत आवश्यक होता जा रहा है। अब ये जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का मानसिक स्वास्थ्य क्यों मायने रखता है। पहला कारण है कि ये $13.6 बिलियन का वैश्विक उद्योग है, जो आर्थिक योगदान देने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रुझानों को आकार देता है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट के अनुसार इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अब वैश्विक स्तर पर $13.6 बिलियन की है। इन्फ्लुएंसर्स खासकर युवाओं के लिए आधुनिक रोल मॉडल की तरह हैं। वे राय, व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। इस पर शोध बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया युवा उपयोगकर्ताओं व इन्फ्लुएंसर्स के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा अगर उनके मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जाता है तो इसका असर उनके लाखों फॉलोअर्स, खासकर युवाओं पर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। कैंसर के इलाज में नवीन CAR-T थेरेपी के आशाजनक परिणाम सामने आए। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक नई थेरेपी HSP-CAR-30 विकसित की है, जो CD30 नामक प्रोटीन को लक्षित करती है। यह थेरेपी अपने शुरुआती परीक्षणों में सफल रही है। CD30 प्रोटीन कुछ T कोशिकाओं और B कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह कैंसर के निदान और उपचार में मदद करता है।
आपको बता दें कि टी और बी दोनों ही कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। टी कोशिकाएं साइटोटॉक्सिक प्रकृति की होती हैं। उनका मुख्य कार्य शरीर में हानिकारक या संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना होता है। आइए अब इसके प्रमुख विकास क्रम को भी समझ लेते हैं। इसकी प्रभावशीलता बेहतर है क्योंकि इस थेरेपी ने 100% मरीजों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और 50% मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए। वहीं अगर सुरक्षा और प्रतिरक्षा की दृष्टि से देखें तो इस उपचार में कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। इसके अलावा इलाज के 1 साल बाद तक CAR30+ कोशिकाएं 60% मरीजों के शरीर में मौजूद रहीं। आइए अब ये जानते हैं कि कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी CAR-T थेरेपी क्या है। कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल CAR-T थेरेपी एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। इसमें मरीज के टी कोशिकाओं को रक्त से एकत्र किया जाता है और प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इन टी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का रिसेप्टर डाला जाता है जिसे CAR यानी कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। यह रिसेप्टर टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम बनाता है। CAR-T थेरेपी ने पहले से ही कुछ रक्त कैंसर जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा के इलाज में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है। आइए अब CAR-T थेरेपी के लाभ भी जान लेते हैं। पहला है लंबे समय तक राहत। CAR-T थेरेपी कैंसर को लंबे समय तक दूर रख सकती है जिससे बार बार इलाज की जरूरत कम होती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। दूसरा है व्यक्तिगत इलाज। इस थेरेपी में मरीज की टी कोशिकाओं को ही संशोधित करके उपयोग किया जाता है जिससे इलाज अधिक प्रभावी होता है और दुष्प्रभाव कम होते हैं। फिर है कम समय में इलाज। उपचार लगभग 45 दिनों में पूरा हो जाता है। चलिए खबर को समाप्त करने से पहले चुनौतियां भी देख लेते हैं। इसमें पहला है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम यानी CRS। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूरे शरीर में सूजन आ जाती है जो CAR-T कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए साइटोकिन्स के कारण होती है। इससे कई अंगों की कार्यक्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है लेकिन यह आमतौर पर ठीक हो जाती है। दूसरा है न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी मस्तिष्क से जुड़ी जटिलताएं। इसमें सिर दर्द, भ्रम, दौरे, सीजर्स, मस्तिष्क में सूजन, सेरेब्रल एडिमा और कोमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आखिरी है एंटीजन एस्केप। कुछ ट्यूमर खुद को बचाने के लिए उस एंटीजन को खो देते हैं जिसे CAR-T कोशिकाएं पहचानती हैं, जिसके कारण इलाज का असर कम हो जाता है। उड़ीसा सरकार ने शहरी गरीबों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग पहल शुरू की। इस पहल के मुख्य उद्देश्य हैं शहरी गरीब समुदायों में पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें जन जागरूकता के माध्यम से उपयुक्त योजनाओं से जोड़ना तथा पात्र लाभार्थियों के घर तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना आदि। अब बात करते हैं भारत में शहरी गरीबी की। ग्रामीण गरीबी की तरह ही शहरी गरीबी भी रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और शिक्षा प्राप्ति में समस्याओं से जुड़ी हुई है। साथ ही जिन समुदायों के बीच शहरी गरीब निवास करते हैं वहां भी उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हाल में जारी विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में चरम गरीबी की दर 17.2% है, जबकि ग्रामीण भारत में यह मात्र 2.8% है। लेकिन सवाल यह आता है कि शहरी गरीबी में जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों है? इसका पहला कारण है अधिक दयनीय जीवन यापन। शहरी गरीब बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और वेंटिलेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, परिवहन और आवास महंगे होते हैं। ज्यादातर लोग इन सेवाओं को वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में समस्या। पहचान पत्र या आवास प्रमाण पत्र नहीं होने से शहरों में रहने वाले प्रवासी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी आय समर्थन योजना भी नहीं चलाई जा रही है। इसके अलावा है असमानता। ग्रामीण गरीबी की तुलना में शहरी गरीबी तुरंत दिख जाती है क्योंकि शहरी गरीबों की आबादी घनी और झुग्गी बस्तियों में केंद्रित होती है। इससे गरीबों को अपनी गरीबी और सामाजिक उपेक्षा का अधिक एहसास होता है। उदाहरण के लिए मुंबई की धारावी मलिन बस्ती के पास बनी लग्जरी और ऊंची इमारतें इस गहरी असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। फिर है सामाजिक सहायता में कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामुदायिक जीवन जीते हैं। इसके विपरीत शहरों में मजबूत सामुदायिक संबंध और पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क नहीं होते। इससे अकेलेपन और मानसिक बीमारियों का खतरा बना रहता है। और आखिरी है उपेक्षित नगरीकरण। प्राय शहरी योजना निर्माण में झुग्गियों जैसी अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाली आबादी की उपेक्षा कर दी जाती है। चलिए बात करते हैं शहरी गरीबी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला है आवास।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAU के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है सैनिटेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 यानी अमृत AMRUT 2.0 शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता को बेहतर कर रहा है। फिर है रोजगार सृजन और कौशल विकास, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रशिक्षण दे रही है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत एक ही राशन कार्ड से देश भर में किसी भी जगह पात्र लाभार्थियों को राशन की सुविधा प्रदान की जाती है। और पांचवा है स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत भारत के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत लाभ प्राप्ति के लिए स्वप्रमाणन की सुविधा प्रदान की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। गुंडाराम शिलालेखों से सातवाहन काल के नए तथ्य सामने आए हैं। गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में मिले 11 शिलालेख प्राचीन दक्कन की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक के हैं और विशेष रूप से सातवाहन काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए अहम माने जाते हैं। आइए पहले शिलालेखों से प्राप्त मुख्य जानकारी को देख लेते हैं। हरिति पुत्र शिलालेख प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यह शिलालेख सातवाहन और चुट्टू राजवंशों के बीच राजनीतिक गठबंधन का संकेत देता है। आपको बता दें कि चुट्टू राजवंश सातवाहनों का समकालीन था। फिर है त्रिशूल और डमरू शिलालेख। त्रिशूल और डमरू के चिन्ह वाला यह अनोखा शिलालेख दक्षिण भारत में अब तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक धार्मिक प्रतीकों में से एक को दर्शाता है। यह शिलालेख राजनीतिक सत्ता और धार्मिक प्रतीकों के बीच प्रारंभिक संबंध को दर्शाता है। चलिए अब दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी के सातवाहन वंश के बारे में भी बात कर लेते हैं। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र भी कहा जाता है। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में स्थापित एक प्रमुख राजवंश था। वर्तमान में दक्कन क्षेत्र में आधुनिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आते हैं। इसके प्रमुख शासकों में पहला है सिमुक, जिसने कण्व वंश को हटाकर सातवाहन वंश की स्थापना की। उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी। उसके शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। वह शकु यानी पश्चिमी क्षत्रप के विरुद्ध सैन्य सफलताओं और सातवाहन साम्राज्य के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही नासिक और नाना घाट शिलालेख उसके शासनकाल के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। फिर है हाल सातवाहन, जो अपनी प्रसिद्ध प्राकृत काव्य रचना गाथा सप्तशती के लिए प्रसिद्ध है। सातवाहन शासकों की एक खास विशेषता यह थी कि उन्होंने कई बार अपनी माता के नाम को अपने शाही नाम का हिस्सा बनाया, जो उस समय के अन्य राजवंशों से अलग परंपरा थी। आपको बता दें कि सातवाहन उन प्रथम भारतीय राजवंशों में शामिल थे जिन्होंने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे मिस्र की, जिसकी राजधानी है काहिरा। भारत और मिस्र ने संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग को नई दिशा दी। इसकी राजनीतिक विशेषताएं समझे तो पहला है इसकी अवस्थिति। मिस्र अफ्रीका के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। वहीं इसके सीमावर्ती देश देखें तो इसके पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में सूडान और उत्तर पूर्व में इजराइल मौजूद है। अगर बात करें इसके सीमावर्ती जल निकाय की तो इसके उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में लाल सागर और अकाबा की खाड़ी है। आइए अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी जान लेते हैं। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं रेड सी हिल्स, सिनाई पर्वत आदि हैं। इसका उच्चतम शिखर माउंट कैथरीन है, जो 2642 मीटर है। इसकी प्रमुख नदी नील नदी है और इसका प्रमुख रेगिस्तान पश्चिमी रेगिस्तान यानी अल सहारा अल गार्बिया, पूर्वी रेगिस्तान अल सहारा अल शारकिया आदि है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत यूक्रेन के खनिज और ऊर्जा भंडार यानी नई तेल और गैस परियोजनाओं सहित के उपयोग में अमेरिका को वरीयता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 की जगह गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 जारी किया है। इसका उद्देश्य गन्ना क्षेत्र के विनियमन में सुधार करना है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB में एक नए अध्यक्ष के साथ साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। इसका गठन पहली बार दिसंबर 1998 में केंद्र सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक सलाहकार संस्था के रूप में किया गया था। इस बोर्ड में उद्योग और मीडिया जगत, सिविल सोसाइटी इत्यादि के सदस्य शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय यानी UNOCT ने आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क VOTAN शुरू किया है। यह आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सहायता देने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत को एक सैन्य उपकरण और लॉजिस्टिक समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है। CBI ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MOSJE तथा UNDP नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते NAMASTE योजना के तहत इसके कचरा बिनने वालों के घटक के तहत सहयोग कर रहे हैं। लकुंडी मंदिरों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने की संभावना है। ये कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में लकुंडी को लोक की गुंडी कहा गया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बैडमिंटन जोड़ी 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई थी। उन्होंने हांगजो में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।